तो 9 सितंबर 2008 महाराष्ट्र का मालेगांव शहर, एक धमाका और सब कुछ बदल गया। 17 साल बाद इसी साल 31 जुलाई 2025 को फैसला आया, सभी आरोपी बरी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, हम उन्हीं के जरिए इस पूरे मालेगांव विस्फोट कांड को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, जांच कैसे आगे बढ़ी, आरोप क्या थे और आखिर में ये फैसला क्यों आया। चलिए इन्हीं स्रोतों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और ये मामला देखिए सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं है। इसमें आतंकवाद, फिर जांच की प्रक्रियाएं, राजनीति, ये सब कुछ बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। तो स्रोतों के आधार पर ही हम देखेंगे कि इन 17 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई में असल में क्या-क्या हुआ। तो शुरुआत करते हैं धमाके से। 9 सितंबर 2008 रमजान का महीना था। मालेगांव का भिक्खू चौक इलाका, वहां एक मस्जिद के पास धमाके हुए। एक LML फ्रीडम मोटरसाइकिल थी जिस पर IED लगाया गया था। 6 लोगों की जान चली गई और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। हाँ, बहुत ही दर्दनाक। और शुरुआत में आप देखिए शक किसी और तरफ जा रहा था, लेकिन जांच में जो बड़ा मोड़ आया वो तब आया जब पता चला कि धमाके में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी उस समय। और यहीं से जांच की सुई हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों की तरफ घूम गई। ये जांच उस वक्त महाराष्ट्र ATS के प्रमुख हेमंत करकरे देख रहे थे। तो क्या ये मोटरसाइकिल मिलना ही वो पॉइंट था जिसने सब बदल दिया, या स्रोतों में और भी कुछ संकेत थे? देखिए, मोटरसाइकिल का मिलना तो यकीनन सबसे बड़ी, सबसे अहम खड़ी थी। उसी ने जांच को इस दिशा में मोड़ा। और इसके बाद ही फिर साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, ऐसे कई और नाम सामने आने लगे। और इन सब पर आरोप वो भी तो बहुत गंभीर लगाए गए थे। आरोप तो वाकई बहुत संगीन थे। आप देखिए, हत्या की धारा लगी IPC 302, हत्या की कोशिश 307, आपराधिक साजिश 120B और धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाना यानी 153A। ये तो IPC की धाराएं थीं। इसके साथ ही UAPA लगाया गया। UAPA यानी वो आतंकवाद वाला कानून? हाँ, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, उसकी धारा 16 जो आतंकवादी कृत्य के लिए है, और धारा 18 यानी इस आतंकवादी साजिश। ये बहुत गंभीर धाराएं हैं। ये दिखाती हैं कि एजेंसी से एक सोची समझी आतंकी साजिश मान रही थी, कोई आम अपराध नहीं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी थीं इसमें। इस केस में शुरू में तो MCOCA भी लगाया गया था ना, लेकिन वो फिर हट गया था शायद। हाँ, सही कहा। MCOCA मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये भी लगाया गया था शुरू में। ये एक बहुत सख्त कानून है, जांच एजेंसी को काफी शक्तियां देता है। लेकिन 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे हटा दिया। क्यों? कोर्ट का मानना था कि MCOK लगाने के लिए जो पिछली चार्जशीट का आधार चाहिए होता है वो इस मामले में पूरा नहीं हो रहा था। तो उसका हटना भी जांच के लिए एक बड़ा मोड़ था। और फिर जांच भी तो ATS से NIA को दे दी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया में तो काफी उतार चढ़ाव आए होंगे। बहुत ज्यादा, बहुत उतार चढ़ाव आए। जांच NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई और इस दौरान एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हुई। करीब 220 गवाह 220? हाँ, 220 गवाह अपने पहले के बयानों से मुकर गए, हॉस्टाइल हो गए। अब इतने सारे गवाहों का मुकरना, आप समझ सकती हैं किसी भी केस के लिए कितना बड़ा झटका होता है। इसने अभियोजन पक्ष के लिए केस साबित करना बहुत मुश्किल बना दिया होगा। इसी बीच कर्नल पुरोहित का वो दावा भी सामने आया कि वो तो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इन ग्रुप्स में शामिल हुए थे, कथित तौर पर अभिनव भारत जैसे ग्रुप्स में। अच्छा। और एक दुखद बात यह भी हुई कि जो शुरुआती जांच कर रहे थे ATS चीफ हेमंत करकरे, वो 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हो गए। बाद में उनके ऊपर साध्वी प्रज्ञा ने जो बयान दिए उससे भी काफी विवाद हुआ था। हाँ, वो भी याद है। और इस पूरे मामले पर राजनीतिक रंग भी तो खूब चढ़ा। भगवा आतंकवाद या सैफरन टेरर जैसे शब्द बहुत सुनने में आए थे। बिल्कुल, ये मामला शुरू से ही राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील रहा। जब कांग्रेस की UPA सरकार थी तब जांच आगे बढ़ी तो BJP ने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक बदला है। फिर 2014 में जब केंद्र में सरकार बदली तो NIA के रुख में नरमी के आरोप लगने लगे। खासतौर पर 2016 में जब NIA ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है
और बाद में, जैसा कि हम जानते हैं, साध्वी प्रज्ञा 2019 में भोपाल से सांसद भी चुनी गईं। तो हाँ, स्रोतों से ये साफ दिखता है कि इस केस पर राजनीति का साया लगातार बना रहा। और फिर इतने साल बाद 17 साल लग गए, फैसला आया, सब बरी। अदालत ने क्या वजह बताई? आखिरकार 31 जुलाई 2025 को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत का जो मुख्य आधार था वो ये था कि अभियोजन पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन अपने आरोपों को शक से परे साबित नहीं कर पाया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जिसे कहते हैं। क्या क्या कमियां बताई कोर्ट ने? जजमेंट में कई बातें, जैसे वो जो मोटरसाइकिल थी उसके असली मालिक को लेकर शक बना रहा, चैसीज नंबर के 2 अलग अलग वर्जन मिले, गवाहों के बयानों में काफी विरोधाभास था, और जैसा हमने कहा बड़ी संख्या में गवाह मुकर गए। फिर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की जो मंजूरी ली जाती है उसमें भी कुछ प्रक्रियात्मक खामियां पाई गई। और सबसे अहम बात, सबूतों की जो कड़ियां होती हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाई, एक पूरी चेन नहीं बन पाई। तो इन सब वजहों से अभियोजन पक्ष का केस कमजोर पड़ गया। तो 17 साल का सफर, धमाका, फिर जांच, गंभीर आरोप, राजनीतिक खींचतान, इतना लंबा ट्रायल और आखिर में बरी होने का फैसला। स्रोतों से ये तो साफ है कि ये मामला कानूनी पेचों और विवादों से पूरी तरह भरा हुआ था। बिल्कुल। अदालत का फैसला तो देखिए, जो सबूत और प्रक्रिया सामने थी उसी पे आधारित था, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन इसने सवाल बहुत सारे छोड़े हैं। क्या जांच में ही शुरुआत से कोई गंभीर कमी थी, या जो गवाह मुकरे क्या उसके पीछे कोई और वजह थी? और सबसे बड़ा सवाल, मालेगांव धमाके के जो पीड़ित थे, जिन्होंने अपनों को खोया, जो घायल हुए, उनके लिए न्याय का मतलब क्या है अब? और ये भी सोचने वाली बात है कि न्याय मिलने में, या कह लीजिए इस मामले में फैसला आने में, इतनी देरी का आखिर क्या असर होता है उन पर भी जो इतने साल आरोपी बनकर कटघरे में खड़े रहे, और उन पर भी जो पीड़ित थे और इंसाफ का इंतजार करते रहे। ये मामला वाकई आतंकवाद, राजनीति और हमारी न्याय व्यवस्था की जटिल रिश्तों पर बहुत गहराई से सोचने को मजबूर करता है।